पता है कि Vivo X300 Pro और Oppo X9 Pro आज के टाइम पे इंडिया में इन दोनों से अच्छा कैमरा फोन और कोई नहीं है मार्केट में। एंड नो डाउट गाइस, जितना मैंने इन फोन को टेस्ट कराया ना, एक चीज क्लियर है कि भाई Oppo और Vivo अल्टीमेट कैटेगरी में आते जा रहे हैं। मतलब मुझे आज से पहले कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है दो कैमरा फोन्स को ऐसे जज करने में कि अच्छा कौन सा है। बट स्टिल इन दोनों फोन को प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद मेरे पास कुछ सॉलिड पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो, क्योंकि आज मैं आपको इन जनरल टेक रिलेटेड बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं। और सेम टाइम पे अगर आप सच में कोई बहुत अच्छा कैमरा फोन खरीदना चाहते हो तो मैं आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता हूं। पहले क्विकली दोनों फोन की डिजाइन को डिस्कस करते हैं। देखो, मेरे को पता है क्या फील हो रहा है। Vivo जो है बहुत टाइम से सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल बनाता हुआ आ रहा है। अब कहीं ना तो कहीं यूज्ड टू भी हो चुके हैं हम इस डिजाइन लैंग्वेज से, बट सेम टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ, हमने डिजाइन पहले भी देख लिया है। जबकि Oppo की बात की जाए तो गाइस देखना इस फोन को, आई थिंक ये जो एक मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है और थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। इनफैक्ट मैंने एक चीज नोटिस भी करी है, अगर इन दोनों फोन को मैं फ्लैट सरफेस पे रख दूं तो Vivo जो है इंक्लाइन रहता है काफी, जबकि Oppo जो है ज्यादा फ्लैट फील होता है। बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूं कि Vivo का जो कैमरा मॉड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा ठीक है। पॉकेट में अगर फोन रखते हो तो इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत विजिबल रहता है। और पिछले कुछ टाइम से हम एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं कि सारे एक्सपेंसिव एंड्रॉइड फोन जो है एप्पल की तरह एक्शन बटन देना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये चीज इन दोनों फोन के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि Oppo और Vivo दोनों एक एक्स्ट्रा बटन के साथ आते हैं। बट यहाँ पर Vivo के पास एक एडवांटेज है कि हम एक टाइम पे दो एक्शंस असाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने टॉर्च सेट कर दिया और दूसरा रिंग और वाइब्रेट करने के लिए फोन। बट Oppo के पास भी एक एडवांटेज है, मतलब इनके पास से अपना एक्शन बटन तो मिलता ही है, बट सेम टाइम पे जैसे कि आईफोन में कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है, ये सेम चीज Oppo में भी मिलती है। और प्रॉपर्ली टेस्ट करके बता रहा हूँ, मुझे स्पीकर्स Vivo के पसंद आए, बट जो हैप्टिक फीडबैक है आई थिंक वो Oppo का ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा मेरे को। और दोनों फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो डिजाइन से आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि ये फोन एग्जैक्टली में कैसा दिखते हैं। बट अब सबसे मेन चीज की बात करते हैं, जिसलिए फोन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, वो है अच्छे कैमरास। अब अच्छे कैमरास मैंने इसलिए बोला क्योंकि जिस तरीके का कैमरा हार्डवेयर दोनों ब्रांड यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा बोला जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही फोन जो है 50+50+200 मेगापिक्सल सेटअप के साथ आते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दोनों ही फोन में सेम कैमरा सेंसर यूज करा है, LYT-828। अच्छा कैमरा सेंसर है। इनफैक्ट जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, दोनों ही फोन में सेम मिलता है। मतलब कैमरा सेंसर साइज सेम है, लेकिन थोड़ा एडवांस जो है Oppo में है। बट टेलीफोटो लेंस में डिफरेंस है। Vivo में जो है हमें HP-B सेंसर मिलता है, वेयरएज Oppo में जो है HP-5 मिलता है। एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊं तो Vivo का सेंसर ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सेंसर साइज भी बड़ा है और ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप सेंसर बोला जाएगा। जबकि Oppo के टेलीफोटो लेंस का जो सेंसर साइज है वो थोड़ा छोटा है, एक मिड रेंज में जैसे यूज होता है। अब टेक्निकल होके मैंने Vivo की टेलीफोटो लेंस को एडवांस पता है क्यों बोला है? अब क्योंकि सेंसर साइज बड़ा है, तो जब भी हम लो लाइट में पिक्चर कैप्चर करेंगे ना, उसमें बेटर डिटेल या फिर इन जनरल बेटर फोटो आएगी, क्योंकि जितना बड़ा कैमरा सेंसर होगा उतनी ज्यादा लाइट गैदर होती है। बट इन दोनों कैमरास को मैंने बहुत टेस्ट करा है और मुझे ऐसा लगता है कि Oppo में जो 3x मिलता है ना, वो ज्यादा स्वीट स्पॉट है फोकल लेंथ का, क्योंकि Vivo में 3.5x से ज्यादा पीछे जाना पड़ता है टेलीफोटो के टाइम पे। तो ये सारी टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बेस्ट कैमरा फोन खरीदने जा रहे हो और ऐसा कैमरा हार्डवेयर हमें बाकी फोन्स में नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर। तो हार्डवेयर वाली बातें एकदम क्लियर हो चुकी है। अब सीधा फोटोज की बात करते हैं, और फोटोज भी ना मैं सेगमेंट वाइज आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले डिटेल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि यार Oppo जो है ना, डिटेल बहुत अच्छी लेकर आता है अपनी फोटोज के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना Oppo 50 मेगापिक्सल की फोटो कैप्चर करता है। तो इसी वजह से देखो, हर एक फोटो में अगर हम जूम कर देखें तो ज्यादा डिटेल Oppo में दिखती है। ऑब्वियसली Vivo में भी ऑप्शन है कि हम 50 मेगापिक्सल की फोटो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम 50 मेगापिक्सल की फोटो खींचने जाते हैं Vivo से, तो थोड़ा टाइम लगता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डे लाइट HDR में कौन सा फोन सही है। अब ये चीज बहुत लोगों को पता होगी कि जब भी डे लाइट में बहुत अच्छे HDR की बात आती है ना, तो वो Vivo किंग रहा है काफी टाइम से। और अब इन फोटोज को देखो, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि Oppo ने भी जो है कैचअप कर लिया है और ये भी बहुत अच्छा HDR दे रहा है। बट स्टिल अभी भी मैं बोलूंगा Vivo जो है सच में HDR में किंग है, क्योंकि जब मैंने बहुत सारी फोटोज कैप्चर करी तो ज्यादा कंसिस्टेंट Vivo रहा। इनफैक्ट ये डॉग की पिक्चर देखो, यहाँ पर Vivo ने बेटर परफॉर्म किया है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कंपेयर करते हैं लो लाइट फोटोज को। अब जब भी लो लाइट फोटोज की बात होती है तो शेडो रिटेंशन और हाईलाइट कंट्रोल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि Vivo जो है शेडो
फोटोज बेटर तरीके से प्रोसेस कर रहा है। इनफैक्ट हाईलाइट कंट्रोल भी जो है वीवो का अच्छा है, क्योंकि इन फोटोज के अंदर ये जितनी भी होर्डिंग्स है इन सब की हाईलाइट्स बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो हाईलाइट कंट्रोल भी वीवो का बेटर है। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत अच्छी बात है कि ओप्पो ने इतना कैचअप कर लिया है। और अब बात करते हैं 35 से 50 mm की फोकल लेंथ की। अब इस फोकल लेंथ की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वीवो को क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि 35 से 50 mm पे ये अच्छी फोटोज नहीं कैप्चर करते, काफी स्मूथ हो जाती है। और इस साल भी ये चीज मेरे को सच लग रही है, क्योंकि जब मैं ओप्पो से कंपेयर कर रहा था ना पोर्ट्रेट शॉट्स को, तो ओप्पो जो है बेटर डिटेल्स ला पा रहा है, क्योंकि वीवो जो है थोड़ा स्मूथ अभी भी कर रहा है। बट ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, मैं इस स्मूथनिंग के अगेंस्ट नहीं हूं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को जो है स्मूथनिंग पसंद आती है, मतलब किसको अपनी स्किन क्लियर नहीं पसंद। बट जो वीवो के फोन्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे कैमरा फोन्स होते हैं, फोटोग्राफर्स खरीदना पसंद करते हैं। तो अगर इस चीज को नेचुरल रखने का ऑप्शन दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्कोप पोर्ट्रेट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था, कैमरा हार्डवेयर जो है वीवो का अच्छा है, इन शॉर्ट पेरिस्कोप लेंस ज्यादा वीवो का अच्छा है, तो इस वजह से ना डिटेल जो है बेटर वीवो के अंदर ही आती है। और जब भी पोर्ट्रेट्स की बात आती है तो यार वीवो स्ट्रेट किंग बोला जाता है, और इसके पीछे सिंपल रीजन है, इतने सालों से जो है वीवो अलग अलग ब्लर स्टाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, इतने अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं कि पोर्ट्रेट फोटोज आर्टिस्टिक से लेके ड्रामेटिक हम बना सकते हैं। तो इन दोनों फोन के कंपैरिजन में पोर्ट्रेट्स में तो मैं वीवो ही अभी बेटर बोलूंगा। अब नेक्स्ट मैक्रो की बात करते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ओप्पो का एडवांटेज ही यही है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज जा सकता है सब्जेक्ट के, तो वो चीज अच्छी है। बट जैसे कि मैंने बताया था कि वीवो का जो कैमरा सेंसर है वो ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा सिनेमैटिक शॉट वीवो के आते हैं। अब नेक्स्ट जूम कंपेयर करते हैं। देखो एक चीज क्लियर है, 10x से लेके 30x एक ऐसी जूम रेंज है जो ज्यादा यूजेबल रहती है, और यहाँ पर ही मुझे फील हुआ कि वीवो बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ओप्पो जो है 10x जूम के बाद ही जो है AI वाली स्मूथनिंग दिखा देता है। और क्योंकि ये दोनों फोन्स जो है 2026 के बोले जाएंगे, और इस साल इन कैमरा फोन्स ने थोड़ी लिमिट को पुश करके कैमरा किट्स तक इंडिया लेकर आ गए हैं, तो कैमरा किट्स को भी कंपेयर करते हैं। अब प्राइस देखा जाए तो ओप्पो की जो किट है वो 10,000 ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर वीवो से कंपेयर करें तो। बट ओप्पो में एडवांटेज ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट मिल जाती है, इस वजह से हम ट्राइपॉड या मोनोपोड पे अटैच कर सकते हैं इसको। वेयरएज जो वीवो की किट है ना, वो ज्यादा फंक्शनल है, क्योंकि लेंस लगाने के बाद जो बाकी दो कैमराज है वो कवर नहीं होते, तो इस वजह से अगर मुझे दूसरे कैमराज यूज करने होंगे ना, जस्ट मुझे लेंस रिमूव करना है। जबकि ओप्पो में देखो, लेंस लगाने के बाद बाकी दो कैमराज पूरे छुप जाते हैं। और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, वीवो का जो पेरिस्कोप लेंस है वो थोड़ा एडवांस है, तो इस वजह से जो ज्यादा जूम फोटोज है किट लगाने के बाद वो वीवो की ही अच्छी आती है। तो अभी तक आपको सुनने में लग रहा होगा कि हाँ, कुछ जगह पे वीवो बहुत आगे और कुछ जगह पे ओप्पो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अगर आप बिल्कुल टेक्निकल होके कलर प्रोसेसिंग जज करोगे ना, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने आपको इतनी फोटोज दिखाई, आपने शायद से नोटिस करा होगा कि ओप्पो कोशिश करता है थोड़ा नेचुरल रहने की, वेयरएज वीवो कोशिश करता है थोड़ा वाइब्रेंट या फिर पंची आउटपुट लाने की। बट यहाँ पर एक नई चीज डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ फेलियर। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा फोन है जो ज्यादा फेल कर सकता है। अब इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब वीवो की फोटोज देखी जाए ना, वो कुछ कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन ज्यादा बढ़ा सकता है, वेयरएज ओप्पो कुछ सिचुएशन में जो है व्हाइट बैलेंस ही चेंज कर सकता है, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और कभी कभी तो जो है सैचुरेशन बूस्ट कर देता है। तो यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि जब वीवो के फेलियर्स की बात की जाए तो ये हो सकता है मैक्सिमम की ज्यादा कॉन्ट्रास्ट या फिर ज्यादा सैचुरेशन दिख जाए, जबकि ओप्पो मल्टीपल एरियाज में फेल हो सकता है। तो इसी वजह से मैं बोलूंगा वीवो ज्यादा कंसिस्टेंट है, और ये इसका एडवांटेज बन जाता है ओप्पो के कंपैरिजन में। और ये सारी बातें इन दोनों फोन के 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल्फीज ऐसे आती है जहां पर ओप्पो फ्लैट कलर्स ले आता है, और फिर सेम टाइम पे कुछ ऐसी फोटोज भी हो सकती है जहां पर सैचुरेशन बहुत बढ़ा दे ओप्पो, जबकि वीवो एक ही तरीके की प्रोसेसिंग यूज करता है। और वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वीवो के पास एडवांटेज ही निकला, क्योंकि दोनों फोन जो है 4K 120 FPS तो शूट कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीवो में जो है 8K शूट करने का भी ऑप्शन है, और पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर 4K 60 FPS भी शूट कर लेता है, जबकि ओप्पो नहीं करता। I mean, ओप्पो जो है सिर्फ 4K 30 FPS शूट करता है पोर्ट्रेट वीडियो में। इनफैक्ट ये भी देखो, अगर मैं लेंस स्विच करता हूँ दोनों फोन्स में, तो ज्यादा स्मूथ जो है वीवो है यहाँ पर। बस ओप्पो की वीडियो में मेरे को एक एडवांटेज लगा कि जब सन बिल्कुल बैकग्राउंड में था तो बेटर HDR ओप्पो लाया, बट स्टिल जो ओवरऑल एडवांटेज है वीडियो में वो वीवो लेकर आता है। तो अगर सब कुछ देखा जाए ना, तो ज्यादा फीचर्स जो है वीवो लेकर आ रहा है, और कलर प्रोसेसिंग भी मुझे ऐसा लगता है ज्यादा कंसिस्टेंट वीवो की है। और सिमिलरली दोनों फोन की डिस्प्ले कंपेयर की जाए ना, तो जब मैं इन दोनों फोन को टेस्ट कर रहा था आउटडोर्स, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार आउटडोर ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी होना इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो इन दोनों फोन की जो आउटडोर ब्राइटनेस है उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। I mean, ओप्पो जो है 1800 निट्स है, तो वीवो 2000 निट्स है। और प्रैक्टिकली भी बताऊं तो जब मैं आउटडोर फोटोज कैप्चर कर रहा था ना, दोनों फोन से इजिली जो है चीजें कैप्चर हो रही थी, बट थोड़ी बेटर ब्राइटनेस जो है वीवो में ही है। बट जब HDR कंटेंट मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया ना, तो गाइज यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वीवो ज्यादा ब्राइट ही लगता है। तो जो प्लेबैक
लाइक HDR का, वो Vivo का अच्छा है। बाकी दोनों ही फोन जो है LTPO पैनल है, 1.5 के रेजोल्यूशन है, बेसिकली अच्छी डिस्प्लेज है। बट बैटरी की बात की